Okay, so our next topic is narrowing and selecting a thesis topic for English students, and you can choose and select your topic anytime and you can mail it to me and I will check it up. अभी करना चाहें तो अभी कर दें, वर्कशॉप्स के बाद करें तो वर्कशॉप्स के बाद कर लें, इट्स अप टू यू, उसमें कोई इशू नहीं है. Some of the students are already sending me their topics and I am already checking their work कि वो feasible हैं या नहीं हैं. Anyways, so our topic is narrowing and selecting a thesis topic for BS English. So why is, first of all obviously हमने देखना है कि topic selection क्यों important है. What is the benefit or advantage or disadvantage of selecting a suitable or नॉन फिजिबल टॉपिक. नुकसान क्या हो सकता है आपको और उसका फायदा क्या हो सकता है. सबसे पहली चीज जो आपका एक टॉपिक करता है वो ये करता है कि वो आपकी रिसर्च को एक फाउंडेशन देता है. दैट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ योर रिसर्च, जिसके ऊपर आप अपनी सारी रिसर्च बिल्ड करते हैं. आपकी मेथोडोलॉजी आपके टॉपिक पर डिपेंडेंट है कि आप कौन से मेथड्स और कौन सी थियरीज लगाएंगे. आपका डाटा क्या होगा वो आपके टॉपिक पर डिपेंडेंट है. आपका लिटरेचर रिव्यू आप कौन कौन से ऑथर्स को पढ़ेंगे, कौन कौन सी रिसर्चेस को स्टडी करेंगे, किस एंगल से स्टडी करेंगे, वो भी आपके टॉपिक पर डिपेंडेंट है. आपके एनालिसिस क्या आप कैसे करेंगे, कौन से डाटा एनालिसिस के मेथड्स क्या होंगे, वो सब भी किस पे डिपेंड करता है, आपके टॉपिक पे. तो आपकी पूरी की पूरी रिसर्च किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, टॉपिक पे, कि आपने क्या टॉपिक सेलेक्ट किया है, उसको कौन से एंगल से आपने स्टडी करना है. यानी जिस एंगल से आप अपना टॉपिक चूज करेंगे ऑब्वियसली दैट विल डिटरमिन कि आपने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है, आप लिटरेचर रिव्यू को कैसे लिखेंगे, कौन कौन सी रिसर्चेज उसमें इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से एंगल से उनको ऐड करेंगे. एंड देन ऑब्वियसली योर एनालिसिस, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, हाउ विल यू रीच योर कंक्लूजन्स. इवन आपके रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स भी आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. देन ऑब्वियसली योर मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट. अगर आप कोई ऐसा टॉपिक चूज करते हैं दैट यू आर पैशनेट अबाउट, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसके बारे में आप जानना और दूसरे लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, देन इट विल सस्टेन योर एनर्जी. आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे एंड वो जो इतनी सारा उसमें आपको एफर्ट करनी पड़ रही है लिटरेचर रिव्यू के लिए, मेथोडोलॉजी के लिए और हर सेक्शन के लिए, बिकॉज यू विल बी इंटरेस्टेड इन इट, सो that motivation will make you go through all that hard work and effort. Then comes originality. जब आप एक टॉपिक अच्छे से चूज कर लेते हैं, आप अच्छे से सारा लिटरेचर, सारी जो रिसर्चेज हैं उनको खंगाल के उनके अंदर से अपना एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, तो एक तो वहाँ पे आपकी ओरिजिनलिटी एंश्योर हो जाती है कि आप फ्यूचर में नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे. दूसरा ये इंश्योर हो जाता है कि आपने जो टॉपिक चूज़ किया है वो ओरिजिनल है, उस पर इससे पहले किसी ने काम नहीं किया, वो किसी और से आपने कॉपी नहीं किया, ये इंश्योर हो जाता है. दूसरा ये कि उस टॉपिक तक पहुंचने के लिए आपने जो रिसर्चेस पढ़ी होती हैं, आपके लिटरेचर रिव्यू का अच्छा खासा पोर्शन आपको वहीं से मिल जाता है. इवन उन रिसर्चेस को पढ़ते हुए समटाइम्स टॉपिक के साथ साथ आपको अपनी मेथोडोलॉजी भी मिल जाती है. बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर आप थॉरोली एफर्ट करके अपना टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, तो आपका ओरिजिनलिटी का इशू भी सॉल्व हो जाता है और बाकी के भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं. फिर फिजिबिलिटी का एस्पेक्ट भी होता है. कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे रिसर्च करनी आसान होती है, उनका डाटा एनालाइज करना आसान होता है क्योंकि रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होती हैं और उनके ऊपर जो रिसर्च क्वेश्चंस बन रहे होते हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं. कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके जो लगते तो बड़े इंटरेस्टिंग है लेकिन उनके ऊपर रिसर्च करना इसलिए फिजिबल नहीं होता कि उनका डाटा एनालाइज करना में भी डिफ़िकल्ट हो, या उनके लिए डाटा गैदर करना डिफ़िकल्ट हो, या आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो जिनके थ्रू
आप डाटा कलेक्ट कर सकें। लाइक लेट्स सपोज कि अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो रूरल एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर आप स्टडी करें कि वो जो रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं वो उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसमें जो टीचर का इनपुट है वो क्या रोल प्ले करता है। लेकिन आप चूँकि सिटी में रहते हैं और रूरल एरिया में जाके वो रिसर्च करना आपके लिए प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली टॉपिक जितना मर्जी इंटरेस्टिंग हो वो आपके लिए फिजिबल नहीं होगा। इसीलिए अगर इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट जो है वो विलेज में रह रहा है और वो उसको एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि वो ये स्टडी करे कि जो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के, वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जो क्लासेस हैं उनके अंदर किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उसके ऊपर उनकी मदर टंग का कितना इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेकिन उसके लिए विलेज से सिटी जाके बार बार जाके डाटा कलेक्ट करना जो है वो फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली टॉपिक कितना भी उसके लिए इंटरेस्टिंग क्यों ना हो वो उसके लिए फिजिबल नहीं रहेगा। सो टॉपिक की फिजिबिलिटी हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स से देखनी होती है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी, रिसर्च क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि वो किस हद तक रिसर्चेबल है। और ओरिजिनलिटी तो डेफिनेटली हमने आइडेंटिफाई करनी होती है कि ये ओरिजिनल है भी या नहीं, इसमें पहले से रिसर्च हुई भी तो नहीं है। सो दैट इज़ वाई टॉपिक सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक तो इससे आपकी रिसर्च को फाउंडेशन मिलती है, देन इट मेंटेन्स your motivation and interest if you are passionate about it, then it gives your research an originality because you make an effort to identify a topic that hasn't been worked upon before. Then comes the feasibility because you ensure that whatever I am going to work upon is feasible for me in terms of availability of resources, in terms of clarity of research questions, and in terms of analysis of data. बेटा मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उसका लिंक शेयर कर दिया है। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो उस ग्रुप में है बिकॉज आई एम द एडमिन ऑफ दैट ग्रुप, तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी उसी में से मिल जाएगा। अब टॉपिक सेलेक्ट करने की दो तीन अप्रोचेज होती हैं। जो फर्स्ट अप्रोच है वो क्या है कि आप ब्रॉड से स्टार्ट करते हैं और स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, यानी आप एक ब्रॉड एरिया लेते हैं जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे कुछ लोग जो हैं वो उनको लिटरेचर में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को लिंग्विस्टिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को ELT यानी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो डिसाइड करते हैं क्योंकि मैंने जो भी टॉपिक लेना है ना मैंने ELT में से लेना है, मैंने जो भी टॉपिक लेना है मैंने लिटरेचर में से लेना है, और आई एम गोइंग टू टेक अ टॉपिक फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स। तो वो पहले अपना ब्रॉड जॉनरा ले लेते हैं। इसके बाद फिर उसके अंदर से लेट सपोज कि आप लिटरेचर ले रहे हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि मैंने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं उसमें से कुछ देख लूँ, या मेरा जो है वो मॉडर्न लिटरेचर में ज़्यादा जो करंट लिटरेचर लिखा जा रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, या मेरा जो है वो 18th सेंचुरी लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं उसको देख लूँ। फिर नॉवल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या पोइट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या शॉर्ट स्टोरीज में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उसको नैरो डाउन करते जाते हैं। इसी तरह से लिंग्विस्टिक्स में आप कहते हैं कि मुझे लिंग्विस्टिक्स में इंटरेस्ट है तो कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो सोशल लिंग्विस्टिक्स में ज़्यादा है, साइको लिंग्विस्टिक्स में ज़्यादा है, या फलां ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स में ज़्यादा है। फिर उसके अंदर भी जो उनके सब कैटेगरीज हैं उनके अंदर ज़्यादा है, और फिर आप उसको नैरो डाउन करते जाते हैं। सो आप अपने ब्रॉडर इंटरेस्ट से को नैरो डाउन करते जाते हैं और फिर आप अपने पर्टिकुलर टॉपिक तक पहुंचते हैं। व्हाट इज योर क्वेश्चन साइमा? Just write your question. So जैसे लेट्स सपोज कि अगर आप स्टेज को लें, आप ब्रॉडर जॉनरा के तौर पर स्टेज को लेते हैं, स्टेज जिसके ऊपर प्लेस परफॉर्म होते हैं। सो ब्रॉड जॉनरा है ये, उसके अंदर आप विक्टोरियन लिटरेचर ले लेते हैं, ठीक है। ऑथर के तौर पे आप चार्ल्स डिकन्स को ले लेते हैं। स्पेसिफिक वर्क में कौन सा है उसका ब्लीक हाउस आप ले लेते हैं, एक उसका नॉवल ले लेते हैं। लिटरेरी थीम के तौर पे आप लॉ और ब्यूरोक्रेसी को आप स्टडी करना चाहते हैं। नो यू कैन नॉट टेक अ सेम टॉपिक। आपने अभी मैंने डिस्कस किया ओरिजिनलिटी, यानी आपका वर्क ओरिजिनल होना चाहिए, उस पर किसी और ने काम ना किया हो। अगर आप सेम टॉपिक लेंगे तो ओरिजिनलिटी कहाँ से आएगी?
अगर सेम टॉपिक है भी तो जिस एंगल से आप उसको स्टडी कर रहे हैं दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो हमने लास्ट कल की क्लास में डिस्कस किया था कि आपकी सेटिंग डिफरेंट हो जाए, आपकी कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाए, आपकी थ्योरी डिफरेंट हो जाए, आपका मेथड डिफरेंट हो जाए, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना उसके अंदर। सोशल लिंग्विस्टिक्स नहीं फायदा, सोशल लिंग्विस्टिक्स ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की। तंजीला टॉपिक आप लोग खुद सिलेक्ट करेंगे, मैंने देना होता तो हम ये पढ़ा क्यों रहे होते। देन लॉ एंड ब्यूरोक्रेसी की लेट्स सपोज कि आप डिसाइड करते हैं कि मैंने ये थीम जो है वो ब्लीक हाउस के अंदर स्टडी करनी है। अब थ्योरेटिकल अप्रोच के तौर पे आप डिसाइड करते हैं कि आपने न्यू हिस्टोरिसिज्म की थियरी अप्लाई करनी है इसके ऊपर। और रिसर्च क्वेश्चन आप क्या बनाते हैं, हाउ डज डिकन्स क्रिटिक द लीगल सिस्टम थ्रू नैरेटिव स्ट्रक्चर इन ब्लीक हाउस। सो आपका जो ब्रॉड जॉनरा था वो कौन सा था, विक्टोरियन लिटरेचर। विक्टोरियन लिटरेचर के अंदर से आपने एक राइटर सेलेक्ट किया, चार्ल्स डिकन्स। विक्टोरियन लिटरेचर में बहुत सारे राइटर्स थे, आपने एक लिया। अब उस एक राइटर के भी बहुत सारे नॉवेल्स थे, उनमें से आपने एक लिया यानी ब्लीक हाउस। फिर उस ब्लीक हाउस में भी बहुत सारी थीम्स होंगी, उसमें से आपने एक थीम चूज की यानी लॉ एंड ब्यूरोक्रेसी। फिर बहुत सारी थेरीज थी जो आप अप्लाई कर सकते थे, उसमें से आपने एक थेरी चूज की यानी न्यू हिस्टोरिसिज्म। और फिर आपने अपना एक रिसर्च क्वेश्चन बनाया जिसको आप उस थ्योरी के थ्रू उस जो थीम आप स्टडी करना चाहते हैं उसको आप स्टडी कर सकें। तो उस रिसर्च क्वेश्चन के थ्रू अब आप अपने उस वो जो आप थीम स्टडी करना चाहते हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स सपोज कि हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर डिसाइड करते हैं, उसमें हम सलमान रुश्दी को एज राइटर लेते हैं। उसका जो वर्क है मिडनाइट्स चिल्ड्रन वो हम डिसाइड करते हैं कि ओके वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। उसमें हम जो थीम चूज करते हैं वो हम लेते हैं नेशनल आइडेंटिटी एंड फ्रेगमेंटेशन। और उसमें जो हम अप्रोच यूज करने का डिसाइड करते हैं वो हम लेते हैं मैजिकल रियलिज्म की। तो फिर हम उसमें क्वेश्चन जो बनाते हैं दैट इज हाउ डज रुश्दीज यूज ऑफ मैजिकल रियलिज्म कंस्ट्रक्ट पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी इन मिडनाइट्स चिल्ड्रन। सो इस तरह से हम अपने टॉपिक को ब्रॉड से स्पेसिफिक की तरफ लेकर जाते हैं। दिस इज वन अप्रोच ऑफ सिलेक्टिंग अ टॉपिक। अब उसमें फिर ज़ाहिर है आप थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप फर्स्ट टेक्निक के तौर पे आप फ्री राइटिंग करते हैं 10-15 मिनट्स की, यानी आप नॉन स्टॉप लिखते जाते हैं जो कुछ आपके जहन में आए। कोई भी राइटर जिसको आप एडमायर करते हों, कोई रिसेंट रीडिंग्स जो आपने की हों, जो आपके लिटरेरी इंटरेस्ट हैं, वट एवर दैट इज़ कमिंग टू योर माइंड, बगैर किसी सेंसरिंग के, बगैर ये सोचे कि ये अप्रोप्रिएट है, लिडिक्रस है, इंटरेस्टिंग है, it is making sense, it is not making sense, whatever the case may be, आप उसको jot down करते चले जाते हैं। Yes, you can use more than one theme, you can not use, you can study more than one theme। theories और methods apply किए जाते हैं, themes study की जाती हैं। And you can study 2 or 3 authors, उनके पर्सपेक्टिव और आइडियाज भी सेम होने जरूरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन कि आप क्या स्टडी करना चाहते हैं। नो, थीसिस आपका टर्निटिन के थ्रू चेक होगा और अपनी प्रॉपर प्लेजरिज्म रिपोर्ट बनेगी, एआई रिपोर्ट बनेगी। एंड इफ आपका एआई या प्लेजरिज्म कंटेंट हाई आएगा यानी 19% से ज़्यादा आएगा, देन यू विल बी कंसिडर्ड फेल। अगर आप चैट जीपीटी से अपना थीसिस लिखवाएंगे और अगर आप उसको रीफ्रेज नहीं करते ह्यूमन और तो ऑब्वियसली वो एआई टर्निटिन उसको एआई के तौर पे पकड़ लेगा, इट विल बी 100% एआई एंड देन यू विल फेल। अगर आपको इतने साल स्टडी करने के बावजूद एआई टूल्स यूज करने नहीं आए तो दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग इशू। एनीवेज, ये आपकी फर्स्ट स्टेज होती है टू सिलेक्ट अ टॉपिक। सेकंड इज माइंड मैपिंग। अब आप क्या करते हैं कि आप
वो जितने आपके जो टॉपिक्स उस पेज पे आए थे उनके अंदर से आप सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स को अलग करना शुरू करते हैं और उनके नीचे जो सब टॉपिक्स उनके साथ ग्रुप हो सकते हैं उनको एक जगह पे ग्रुप करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें आई हैं ये मेन टॉपिक्स हैं, ये चीज़ें जो आई हैं ये इनके साथ मिलते जुलते सब टॉपिक्स हैं। like modernism and branch out to authors, themes and theories। फिर आप लिटरेचर रिव्यू का प्री सर्वे करते हैं, जैसे रीसेंट आर्टिकल्स को सबसे पहले आप स्किम करें, पढ़ें नहीं, स्किम करें, नज़र डालें उनके ऊपर। जैसे मॉडर्न फिक्शन स्टडीज़ हो गई, द जर्नल ऑफ कॉमनवेल्थ लिटरेचर हो गया, या आप अपना टॉपिक डालें या राइटर का नाम डालें एंड उसके साथ लिखें रीसेंट रिसर्च आर्टिकल्स, रीसेंट थीसिस, तो आपको रिसर्चेस निकाल देगा। आप अपनी थीम डालें जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं और उसके साथ लिख दें रीसेंट रिसर्चेस, रीसेंट रिसर्च आर्टिकल्स, तो निकल आएंगे, आप उन पे एक नज़र डाल लें, उससे आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ आ जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। फिर एसेस को रिव्यू करें, असाइनमेंट्स जो आपने पहले खुद लिखी थी, आपको बड़ा मज़ा आया था उनको लिख के, या कोई टॉपिक्स या क्वेश्चंस थे जो आपको अच्छे लगे थे, उन पे एक नज़र दोबारा डालें, उनसे भी कई दफ़ा आपको थीसिस के लिए आइडियाज़ मिल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो थीसिस टॉपिक्स हैं वो पिछले वर्क्स में से ही निकलते हैं। फिर किसी टीचर या किसी क्लास फेलो से हेल्प ले सकते हैं आप, वो आपको गाइड कर सकते हैं, स्पेशली जब अपना कोई आइडिया आप उनके पास लेके जाते हैं तो वो आपको उसमें गाइड कर सकते हैं कि इस पे काम हो सकता है या नहीं, या किस एंगल से इसके ऊपर काम हो सकता है। फायजा, अगर आप ये कह रही हैं कि आप सोशल मीडिया यूज़ को कमांड दें कि वो आपको थीसिस लिख दे, तो नो। हाँ, अगर आप सोशल मीडिया से कोई सोर्स एज डाटा सोर्स यूज़ करना चाह रही हैं तो येस यू कैन। आप चैट्स को यूज़ कर सकते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पोस्ट को यूज़ कर सकते हैं एज योर डाटा सोर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखे जाते हैं। बिल्कुल, आप प्रपोजल बनाएंगे, आप ये बताएंगे कि ये मेरा टॉपिक है। प्रपोजल डजेंट मीन कि आप पूरा उसमें अपनी रिसर्च करें, प्रपोजल मीन्स कि आपने अपना कि आपका टॉपिक क्या है, उसके अंदर आप कौन सी थ्योरी अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन सा मेथड लगाना चाह रहे हैं, आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं और आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। दैट्स इट। यस, यू कैन यूज सोशल मीडिया एज योर रिसर्च, एज योर डेटा सोर्स। कल जो हमने चैप्टर्स किए थे उसमें हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि सोशल मीडिया कैन बी यूज्ड एज अ डेटा सोर्स। देन कौन कौन सी सोर्सेज आप यूज कर सकते हैं? कुछ प्राइमरी सोर्सेज होती हैं, यानी बेसिक सोर्सेज, कोर्स रीडिंग लिस्ट्स, फेवरेट नॉवेल्स, पोएम्स एंड प्लेज, कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, यानी जो कैनन्स में इंक्लूडेड होती हैं, बड़े बड़े जो लिस्ट होती हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडियाज में इंक्लूडेड होंगी, बड़ी बड़ी जो कलेक्शंस होती हैं नॉवेल्स की या प्लेस की, उनके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, दे आर नोन एज कैनोनिकल एंड कैनोनिकल टेक्स्ट। नॉन कैनोनिकल जोन लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं होती। देन सेकेंडरी सोर्सेज हैं, एकेडमिक जर्नल्स हैं, डेटाबेसेस हैं, जैसे JSTOR है, APA रेफरेंस लिस्ट हैं, उनके अंदर से आप वर्क्स को निकाल के, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी भी थीसिस या आर्टिकल या जर्नल आर्टिकल की या रिसर्च पेपर की जो रिकमेंडेशंस का सेक्शन होता है, जो डिलिमिटेशंस का सेक्शन होता है, वहाँ से आपको नई रिसर्च के आइडियाज़ मिल जाते हैं। फिर ऑनलाइन आर्काइव्स जैसे ब्रिटिश लाइब्रेरी, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, उनको आप दे सकते हैं अपने आइडियाज़ और टॉपिक्स के लिए। फिर बुक रिव्यूज़ और लिटरेरी एसेस को अगर आप पढ़ें तो वहाँ से भी आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं। फिर कॉल्स फॉर पेपर्स जब आती हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, स्पेशली जो जर्नल्स होते हैं वो जब अपनी कॉल्स फॉर पेपर्स देते हैं, या डिफरेंट जो कॉन्फ्रेंसेस की कॉल्स आती हैं, उनकी लिस्ट को अगर आप देखें तो उन्होंने साथ में टॉपिक्स भी दिए होते हैं कि इन इन टॉपिक्स पे आप हमें रिसर्च पेपर्स भेजें, या इन इन टॉपिक्स पे आप अपनी जो है वो हमारी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाता है कि ओके इस टॉपिक पे भी रिसर्च हो सकती है। कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम्स इन लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़, डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ प्रोजेक्ट्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, उनकी लिस्ट को देखें तो वहाँ से भी आपको नए नए टॉपिक्स के लिए आइडियाज़ मिल जाते हैं। अब आप अपने टॉपिक को नैरो कैसे करेंगे?
So सबसे पहले first of all you will have a look at what specific aspect interests me most. That is the most important thing. कि कोई भी जो टॉपिक है, एरिया है, उसमें वो कौन सी चीज़ है जो आपको स्पेसिफिकली इंटरेस्ट करती है. Like in Gothic literature, is it the haunted house motif, the portrayal of female madness? यानी आपको क्या इंटरेस्ट करता है. लेट्स सपोज कि आपका इंटरेस्ट है गॉथिक लिटरेचर में, तो उस गॉथिक लिटरेचर में वो कौन सी पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है. हॉन्टेड हाउस ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, फीमेल मैडनेस को कैसे उसमें पोर्ट्रे किया गया है वो इंटरेस्टिंग लगता है, या कोई और चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है. देन इज दिस टॉपिक रिसर्चेबल. दैट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन कि जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लग रही है क्या उसको रिसर्च भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. आर देयर सफिशिएंट प्राइमरी टेक्स्ट एंड क्रिटिकल सोर्सेज. कैन आई एक्सेस आर्काइव्स और एडिशंस आई नीड. क्या वो जो डाटा है या जो मटेरियल है आप उसको ईजीली एक्सेस कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते. कैन इट बी क्लियरली डिफाइंड. जो टॉपिक आप स्टडी करना चाहते हैं क्या उसको क्लियरली डिफाइन किया जा सकता है. वेग आइडियाज आपने स्टडी नहीं करने, उनको अवॉइड करें. लाइक थीम्स ऑफ लव इन पोइट्री, ये बहुत वेग और ब्रॉड आइडिया है, उसको या तो नैरो डाउन करें या फिर उसको टोटली अवॉइड करें. व्हाट काइंड ऑफ लव, विच पोएट्स, व्हाट पीरियड, उस पर आप उसको नैरो डाउन करें. इज इट मैनेजेबल, यानी जो टॉपिक आपने लिया है, जो आपने उसका स्कोप रखा है, जो टाइम आपके पास अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, क्या उस टाइम और फ्रेम और रिसोर्स फ्रेम में, रिसोर्स रेंज में आप उसको मैनेज कर सकते हैं. अगर नहीं तो या तो उसको मज़ीद नैरो डाउन करें या फिर टॉपिक चेंज कर लें. So you have to consider time constraints, you have to consider word count, and obviously you have to consider theoretical depth. So there are some examples of narrowing of topics. First example is where you are taking the broad topic of Shakespeare's plays, then you are narrowing the topic to gender roles in Macbeth. Then final thesis focus becomes how does Lady Macbeth challenge and ultimately reinforce Elizabethan gender norms. So broad topic is dystopian fiction. The topic is narrowed to surveillance in Orwell and Atwood. Then final thesis focus can be a comparative study of state surveillance and personal agency in 1984. 1984 is the name of a novel. And The Handmaid's Tale. Vague ideas mean something that is not clear. Then broad topic है African literature, identity in Nigerian fiction. Final thesis focus क्या बन सकता है, how does Chimamanda Ngozi Adichie represent cultural hybridity in Americana. Feminist literary criticism, female agency in 20th century fiction. So final thesis focus क्या बन सकता है, how does Jane Rice White Sargasso Sea reclaim the voice of the mad woman in the attic and critique patriarchal colonial narratives in Bronte's Jane Eyre. So हमने एक ब्रॉड टॉपिक से स्टार्ट लिया, उसको नैरो किया टॉपिक को, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना एक नैरो फोकस बना के उसमें किसी एक राइटर या दो राइटर्स के वर्क या वर्क्स को लेके उसके ऊपर एक रिसर्च क्वेश्चन बना के उसको स्टडी कर लिया. सो दिस इज़ हाउ वी कैन नैरो डाउन आवर टॉपिक्स. इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जैक्ट इन्हीं टॉपिक्स को छाप लें. अवॉइड कॉपी पेस्टिंग, कम अप विथ your own ideas. What are the common pitfalls to avoid? Pitfalls होती हैं वो चीज़ें जो आप करते हैं तो वो आपके थीसिस को ख़राब करती हैं. They can result in selection of a wrong topic which can lead to writing of a wrong thesis and that can result in failure. First एरर और पिटफॉल इज बीइंग टू ब्रॉड. अगर आप बहुत ब्रॉड टॉपिक ले लेते हैं तो दैट कैन कॉज ह्यूज प्रॉब्लम्स
when you are going for further research. Like romanticism in English literature, सिंगल थीसिस के लिए बहुत ब्रॉड है. इंग्लिश लिटरेचर एक तो इटसेल्फ बहुत ब्रॉड है, फिर रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर कैन स्पैन ऑन सेंचुरीज, ऑन कंट्रीज, ऑन हंड्रेड्स ऑफ राइटर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्क्स. तो इतने सारे राइटर्स और इतने सारे वर्क्स को तो आप स्टडी नहीं कर सकते. So you have to narrow it down to one or two writers, to one era and one or two writers and one or two works. तो वो आपके टॉपिक में नज़र आना चाहिए. So आप सिर्फ इतनी सी आपने टॉपिक क्रिएट करना है, आपने हेडिंग क्रिएट नहीं करनी. जैसे अगर आप पीछे देखें तो जो टॉपिक है वो क्या है, How does Jane Rhys White Sargasso Sea reclaim the voice of the mad woman in the attic and critique patriarchal colonial narratives in Bronte's Jane Eyre? ये टॉपिक है, कंप्लीट टॉपिक. सो टॉपिक का मतलब हेडिंग नहीं होता, टॉपिक का मतलब होता है कि आप पूरा एक्सप्लेन कर रहा हो आपका टॉपिक, कि आप अपने थीसिस के अंदर क्या करने जा रहे हैं फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. सो सिर्फ इतना लिख देना कि रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर इज नॉट इनफ, ये बहुत ब्रॉड हो जाता है. ओवरडन टॉपिक्स विदाउट ओरिजिनलिटी, यानी ऐसे टॉपिक्स आप ले लें जो जिन पे बार बार काम हो चुका हो, तो उसमें फिर कोई ओरिजिनलिटी नहीं रहती. एंड ऑब्वियसली ओरिजिनलिटी के बगैर आपका थीसिस फिर एक्सेप्ट भी नहीं हो सकता. लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट एंड मैडनेस, इस पे इतना काम हो चुका है, इतना काम हो चुका है और हर एंगल से काम हो चुका है दैट देयर इज वेरी लिमिटेड पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्रेश लेंस और न्यू कंपैरिजन. देन पर्सनल बायस विदाउट स्कॉलरशिप, यानी आपने अपना पर्सनल ओपिनियन दे दिया है लेकिन उसको किसी एकेडमिक फ्रेमिंग नहीं की, उसके साथ किसी रिसर्च का कोई रेफरेंस नहीं दिया, ये नहीं बताया कि स्कॉलर्स की इसके बारे में क्या राय है या आपकी खुद की कोई इसके बारे में रिसर्च है, स्टडी है, बस अपना ओपिनियन दे दिया. रिसर्च इज नॉट अबाउट योर ओपिनियंस. रिसर्च इज अ साइंटिफिक प्रोसेस वेयर बाय you study something and you come up with proofs that okay, this thing is happening this way or this thing is not happening this way. Like I love Harry Potter so I want to write about it. ये कोई तो आपकी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है वो रीजन नहीं हो सकती थीसिस लिखने का. यू हैव टू कम अप विद अ स्कॉलरली रीजन दैट व्हाई आर यू राइटिंग अबाउट दिस टॉपिक. उसके लिए आपने कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन देना है, स्कॉलरली रीजन देना है. लाइक हैरी पॉटर एंड द न्यू लिबरल स्कूल सिस्टम आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड they are of interest to scholars and teachers alike. That is why I selected this topic for my research. सिर्फ आपका उस नॉवल को पसंद करना cannot be the reason for your research. तो पर्सनल बायस बगैर किसी स्कॉलरशिप के आपकी रिसर्च का रीज़न नहीं बन सकता. So you have to avoid these pitfalls. Then comes insufficient primary or secondary sources. अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड या जो चीज़ आप स्टडी करना चाह रहे हैं उसके ऊपर सोर्सेज ही अवेलेबल नहीं हैं, देन हाउ कैन यू वर्क ऑन इट. ऐसे सेल्फ पब्लिश वर्क्स जो ऑब्सक्योर हों, ऑब्सक्योर का मतलब ये जो यानी जो वाइडली सर्कुलेशन में ना हो, जिनको 4-6 लोगों से ज़्यादा कोई जानता ही ना हो, उनको अवॉइड करें. ऐसे ऑथर्स, ऐसे राइटर्स लें जिनको मेजॉरिटी दुनिया में लोग जानते हों, जिनके बारे में एकेडमिक वर्ल्ड अवेयर हो. ऐसे नहीं कि कोई आपके किसी रिलेटिव ने कोई बुक लिखी जिसे 4-6 लोगों ने पढ़ा और आपने डिसाइड किया क्योंकि मैं इसी पे अपना थीसिस बना लूँ. नॉट लाइक दैट. नोन वर्क्स पे काम करें. यू कैन नॉट वर्क ऑन ऑब्सक्योर एंड सेल्फ पब्लिश्ड वर्क्स. ऑफिशियल किसी पब्लिशर ने, पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश किया हो, सर्कुलेशन में हो, काफ़ी सारे लोगों ने उसको पढ़ा हो, उसके बारे में एक नो हाउ हो लोगों की, यू कैन वर्क ऑन दोज वर्क्स ओनली.
So these are the common pitfalls that you should avoid, that you shouldn't be too broad, avoid overdone topics, personal bias shouldn't be involved in your research without any scholarly support, and then obviously primary and secondary sources should be sufficiently available. अब गुड टॉपिक का क्राइटेरिया क्या होता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया इज फोकस्ड, दैट द टॉपिक इज क्लियरली डिफाइंड, इट इज़ नॉट टू जनरल एंड इट इज़ नॉट टू निश. निश मीन्स कि कोई कॉर्नर ऐसा टॉपिक नहीं है जो बिल्कुल कॉर्नर में हो, यानी जिससे सिर्फ चंद एक लोगों का इंटरेस्ट हो या चंद एक लोग ही उसको स्टडी करते हों. इट शुड बी ऑफ ब्रॉडर इंटरेस्ट. लेकिन ब्रॉडर इंटरेस्ट का मतलब नहीं कि वो इतना जनरल हो जाए कि आप कहें कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंग्लिश. नहीं, उसको नैरो डाउन करें. इतना जनरल टॉपिक नहीं हो सकता. आपका टॉपिक क्लियरली डिफाइन हो, वो ये बताए कि आप क्या स्टडी करने जा रहे हैं, किस वर्क को स्टडी करने जा रहे हैं, कौन सी थ्योरी उस पर अप्लाई करने जा रहे हैं, एंड व्हाट रिजल्ट आर यू एक्सपेक्टिंग. वो सब चीज़ें उस टॉपिक के अंदर नज़र आने चाहिए. आपका टॉपिक 1 या 2 सेंटेंसेस का होता है, वो 3-4 वर्ड्स का कभी भी नहीं होता. अभी कल भी जो मैंने आप लोगों को 3-4 जो रिसर्च पेपर्स भेजे थे, अगर आप उनके टाइटल्स भी देखें तो वो फुल सेंटेंस टाइटल्स हैं, वो 2-3 वर्ड्स के टाइटल्स नहीं हैं. तो आपने भी जब अपने रिसर्च थीसिस के टाइटल्स बनाने हैं तो इस तरह से ब्रॉडर टाइटल्स बनाने हैं, बस 2-3 वर्ड्स के टाइटल्स नहीं बनाने. Except for that, I will have to check with university. I will let you know. मैं confirm करके आपको बताती हूँ. Okay, then the second criteria for good topic is researchable. कि इतनी literary sources होनी चाहिए और इतने scholarly works available होने चाहिए कि आप उसके ऊपर work कर सकें. ये ना हो कि डाटा ही अवेलेबल ना हो तो आप स्टडी क्या करेंगे. देन ओरिजिनल और रेलेवेंट होना चाहिए आपका टॉपिक. कोई न्यू इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, कोई न्यू एंगल आना चाहिए एग्जिस्टिंग लिटरेचर में. ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ही कोई न्यू टॉपिक हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो न्यू आना चाहिए. सेटिंग न्यू हो जाए, मटेरियल न्यू हो जाए, मेथड न्यू हो जाए, थ्योरी न्यू हो जाए, कुछ तो उसके अंदर न्यू आए जिससे कोई नॉलेज में या एग्जिस्टिंग लिटरेचर में कुछ ना कुछ तो न्यू इंक्लूड हो. देन पर्सनली एंगेजिंग हो, यानी आपको जेन्युइन उसमें इंटरेस्ट हो, ताकि आप उस पूरा जो रिसर्च प्रोसेस है जो बहुत डिमांडिंग और हार्ड होता है उसमें आप इन्वॉल्व रह सकें. देन आपके जो रिसर्च क्वेश्चन या क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होने चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए. दे शुड बी क्लियर. पढ़ते ही साफ पता चले कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. How or why does X happen in Y? Clear cut आपका question होना चाहिए. So what are the criteria for a good topic? It should be focused, it should be researchable, it should be original and relevant, it should be personally engaging, and it should have a clear research question. Okay, then there are some tips for you when you are trying to select your topic. First of all, obviously you have to talk to your supervisor. Once you have selected your topic, you have made your thesis, and then if you are coming to me, और उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने जिस टॉपिक पे काम किया उस पर तो ऑलरेडी काम हो चुका है, जो रिसर्च आपने की है वो स्टडी तो ऑलरेडी हो चुकी है, और अब आपके पास 1 वीक रह गया है, 2 दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं, सबमिशन की डेट आ चुकी है, तो ये फिर आपकी अपनी फॉल्ट है. स्टार्ट में जब आप टॉपिक लेके उस पर थीसिस बनाने जा रहे हैं उस वक्त दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड कम टू मी, व्हेन यू शुड गेट इट वेरीफाइड कि आपका टॉपिक, आपकी मेथडोलॉजी, आपकी थ्योरी, आपके रिसर्च क्वेश्चंस, आपके ऑब्जेक्टिव्स ठीक हैं या
नहीं है। अगर आप उस स्टेज पे उनको कंफर्म नहीं करते और आप अपना पूरा थीसिस बना लेते हैं और वो रॉन्ग होता है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि अब तो मैंने इतना सारा काम कर लिया, अब मैं कैसे इसको चेंज करूं। नहीं चेंज करेंगे, अपलोड कर देंगे, एग्जामिनर जब उसको चेक करेगा वो आपको फेल कर देगा, काम तो आपको फिर भी दोबारा करना पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी लगाना पड़ेगा। एंड देन यू विल बी द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो टॉपिक को अर्ली ऑन चेक करवाएं, अर्ली ऑन कंफर्म करवाएं। डोंट लीव इट टू द लास्ट मिनट कि बस अब जल्दी जल्दी बस बना के उससे जान छुड़ाऊं। डू नॉट कम टू मी सेइंग कि अब टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम कम था, मेरी जॉब है, मेरे ये प्रॉब्लम्स है, मेरे वो प्रॉब्लम्स है। एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स, everyone has jobs, we all study and work, we all have families, we all have health issues and we all manage these things along with them. जब आप इस डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो यू ऑलरेडी नो कि आपके वर्क के, स्टडी के, हेल्थ के क्या क्या इश्यूज हैं, एंड यू स्टिल कमिट टू डू दैट, नोइंग फुल वेल कि आपके इश्यूज क्या क्या हैं। तो ये कोई रीजंस नहीं है और इन रीजंस की बेस पे किसी को डिग्री नहीं दी जा सकती, वरना जितने लोग पाकिस्तान में बिजी हैं उन सबको हम डिग्री दे दें कि भाई आप बिजी हैं तो ये लें आपकी बीएस इंग्लिश की डिग्री। नहीं, पेपर अक्सर आपने दोबारा नहीं देने, आपको थीसिस दोबारा बनाना पड़ेगा अगले सेमेस्टर में। यस मनाइल, यू हैव टू आस्क मी थ्रू जीमेल और आपने रिप्लाई का वेट भी करना है। अगर आपको मेल के थ्रू चीज़ें समझ नहीं आती देन ऑब्वियसली यू कैन मैसेज मी इन व्हाट्सएप कि मैम मैंने कॉल पे आपसे कुछ पूछना है, फिर मैं आपको टाइम बता दूंगी कि आप इस टाइम पे मुझे कॉल कर लें, फिर मैं आपको कॉल पे बता दूंगी। ये नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल कॉल पे कुछ नहीं बताऊंगी, इट्स जस्ट दैट कि अगर आपने कॉल करना है तो पहले मुझे बताएं, मैं आपको टाइम बताऊंगी कि इस टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ, आप फिर उसी टाइम पे कॉल करें। अदरवाइज आपने जो कुछ भी पूछना है सेंड इट इन जीमेल, क्योंकि व्हाट्सएप में फिर बहुत ज़्यादा जब मैसेजेस आते हैं तो वो आगे पीछे हो जाते हैं, हो सकता है फिर मैं आपका मैसेज देखूँ ही ना और आपको रिप्लाई ना कर सकूँ। जीमेल में चीज़ें सेफ रहती हैं, सिक्योर रहती हैं और जब मेरे पास टाइम होता है मैं उनको तरतीब के साथ रिप्लाई कर सकती हूँ। एंड यू विल हैव टू वेट बिकॉज जिस स्टूडेंट का मुझे पहले मैसेज आता है मैं पहले उसी को रिप्लाई करती हूँ, तो आपको अपनी बारी का वेट करना पड़ता है। लास्ट डेट भी मैं आपको कल तक कंफर्म कर दूंगी। Okay, first of all, obviously you have to talk to your supervisor early, then start a working bibliography, यानी जो reference list होती है वो आप साथ ही brainstorming जब आप कर रहे हैं, आप potential readings को organize कर रहे हैं तो साथ ही वो list भी बनानी शुरू कर दें। वो subtract add subtract हो सकती है लेकिन साथ साथ बननी शुरू हो जाती है। एक ब्रीफ प्रपोजल बना लें आप अपना 1-2 पेजेस का, अपने टॉपिक को आउटलाइन करें, रिसर्च क्वेश्चंस लिखें, मेथड लिखें, व्हाई इट मैटर्स यानी सिग्निफिकेंस अपनी स्टडी की लिख लें। उससे आप खुद भी क्लियर हो जाते हैं और अपने सुपरवाइजर को भी आप क्लियरली बता सकते हैं क्योंकि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। फ्लेक्सिबल रहें, यानी अपने टॉपिक में अगर आपको कहीं किसी भी स्टेज पे लगता है कि अगर मैं इसको इस तरह नहीं इस तरह कर लूँ तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, तो उस चेंज के लिए हमेशा रेडी रहें। अगर आपको कोई नई चीज़ मिलती है अपनी रीडिंग्स के दौरान तो उस हिसाब से अपने टॉपिक को अगर आपको एडजस्ट करना पड़े तो डू इट, कोई हार्म नहीं है उसमें, इट मेक्स योर रिसर्च बेटर। फिर ये जो प्रोसेस है इसको ट्रस्ट करें, यानी जो रिसर्च का प्रोसेस है उसके दौरान आपका टॉपिक जो है वो रिफाइन होता जाता है। सो इस प्रोसेस को ट्रस्ट करें, लेकिन बहरहाल एक अच्छे टॉपिक के साथ जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आपकी रिसर्च ज़्यादा इजी हो जाती है। Okay, so now if you have any questions you can ask them in comments, otherwise we will move on to our next topic.